हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। दिस इज प्रतिमा बहुरा स्पीकिंग ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम से आप वैसे ही बहुत वाकिफ हैं। तो ग्लोबल वाटर्स कवर अबाउट 3/4 of the Earth's surface, either as fresh water, where salt content is less than 0.5%, or as saline water, where the salt content is more than 3.5%. ग्लोबल वाटर्स के अंदर जो है 3/4 अर्थ के कवर होते हैं, आइदर एज द फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट जो है लेस देन 0.5% है, सेलाइन वाटर जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट जो है वो 3.5% से ज़्यादा है, और ब्रैकिश वाटर वेयर सॉल्ट कंटेंट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सेलाइन वाटर। तो ब्रैकिश वाटर जो है वो फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर के मध्य का जो है परसेंटेज होती है सॉल्ट कंटेंट की। On the basis of their salt content, aquatic ecosystem can be divided in saline water bodies and fresh water bodies. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वह सॉल्ट के बेसिस पे सॉल्ट कंटेंट यानी कि उसमें सॉल्ट्स की मात्रा कितनी है, लवण की मात्रा कितनी है, उस आधार पे एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी के इकोसिस्टम जो वाटर बॉडीज हैं उनके इकोसिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सेलाइन वाटर बॉडी एंड फ्रेश वाटर बॉडी। द सॉल्ट कंटेंट ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी इज वेरी लो, ऑलवेज लेस देन 5 ppt। सॉल्ट कंटेंट लवण की जो मात्रा है फ्रेश बॉडी में बहुत ही कम होती है, जो कि 5 ppt पार्ट्स पर 1000, 5 पार्ट्स पर 1000 उससे भी कम होती है। As against this, the water body containing salt concentration equal to or above that of seawater. Water bodies containing salt concentration equal or above that of the seawater, तो ऐसे वाटर बॉडीज जो या तो समुद्र के पानी के बराबर या उससे नज़दीक में होती हैं, यानी कि 35 ppt पार्ट्स पर 1000, 35 पार्ट्स पर 1000 और अबव आर कॉल्ड एज सैलाइन वाटर बॉडी और मैराइन वाटर बॉडीज। जिन सैलाइन वाटर बॉडी और मैराइन वाटर बॉडी वह होती है जिसके अंदर 35 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है। सी एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड कम अंडर दिस कैटेगरी। समुद्र, सीज, समुद्र और ओशन, सागर और सीज जो हैं वह इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। Estuaries and brackish water bodies have salt content somewhere in between 5 to 35 ppt. Estuaries and brackish water, एस्चुरीज वह होती हैं जहाँ समुद्री पानी नदियों के पानी से मिल रहा है, यानी कि नदी जहाँ समुद्र से मिलती है उस सम्मिलित भाग को, या ऐसा भाग जहाँ रिवर जो है वो समुद्र में समा रही है, उस जगह जो है एस्चुरी बनती है। और वह एस्चुराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर जो है उनकी लवण मात्रा जो है 5 या 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। Because of their salt content, estuaries and oceans bear different kinds of organisms. तो क्योंकि सॉल्ट कंटेंट भिन्न होता है एस्चुरीज का और ओशंस का, तो वहाँ पे भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं एंड विल बी डिस्कस सेपरेटली। हम आगे इनको अलग अलग सेक्शंस में जो है अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम are categorized into
एक्वेटिक इकोसिस्टम को सॉल्ट के बेसिस पे, यानी सॉल्ट कंटेंट कितना है उस बेसिस पे हमने इनको निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो कि लेक्स, पॉन्ड्स और स्वैम्प्स, पूल्स, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर्स का होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लेक्स का, पॉन्ड्स का, स्वैम्प्स का, पूल्स का, स्प्रिंग्स का, स्ट्रीम्स का और रिवर्स का होता है। सेकंड है मैराइन इकोसिस्टम, शैलो सीज एंड ओपन ओशियंस। जो शैलो सीज हैं, जो बहुत ही कम जो है डीप नहीं है, बहुत ही छिछली हैं सीज उनका, और ओपन समुद्र का, वह मैराइन इकोसिस्टम होता है। तीसरा प्रकार है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, जो कि एस्चुरीज के अंदर सॉल्ट मार्शेस, मैनग्रोव स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट का होता है। तो सॉल्ट लवण की मात्रा पे हमने इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। Aquatic, after discussing the common types of aquatic ecosystem, let us now study in brief the ecological classification of aquatic organisms. In the present unit, we will provide you a sample of diversity of organisms that exist in various types of aquatic ecosystems, in which we focus on their distinctive characteristics. The aquatic organisms of all the 3 types of ecosystem, marine, freshwater and brackish, are classified on the basis of their zone of occurrence in the aquatic system and their ability to cross these zones. The organisms in the aquatic ecosystem are unevenly distributed but can be classified on the basis of their life form or location into 5 groups. ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्वेटिक सिस्टम के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन उनको क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन देयर लाइफ फॉर्म, यानी उनका आकार क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। इस तरह से उनके 5 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। पहला है न्यूस्टॉन्स। What are newstones? These are unattached organisms which live at the air-water interface, such as floating plants and several types of animals. जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी किसी चीज़ से यह चिपके हुए नहीं पाए जाएंगे। विच लिव इन द एयर वाटर इंटरफेस, यहाँ यानी कि एयर जहाँ वाटर जहाँ एयर से मिल रहा है उस इंटरफेस पे यह पाए जाएंगे। और यह सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स, इनका एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, एंड सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और कुछ काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। सम स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन टॉप ऑफ द एयर वाटर सरफेस। ज़्यादातर इन ऑर्गेनिजम्स में वह टॉप ऑफ द एयर वाटर सरफेस पे अपना जीवन यापन, इंटरफेस पे अपना जीवन यापन करते हैं। जस्ट सच एज वाटर स्ट्राइडर्स, while others spend most of their time just beneath the air water interface. कुछ ऐसे होते हैं जो एयर वाटर इंटरफेस के जस्ट नीचे पाए जाएंगे एंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फूड विद इन द वाटर, और ज़्यादातर वह अपना फूड जो है पानी से ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटल्स एंड बैक स्विमर्स। सेकंड है पेरीफाइटॉन्स। These are organisms which remain attached or clinging to stems and leaves of rooted plants or substances emerged above the bottom mud. यह पेरीफाइटॉन्स जो हैं वह ऑर्गेनिजम्स या वह छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि जनरली किसी चीज़ से अटैच्ड पाए जाएंगे
या क्लिंगिंग या उनसे लटके हुए होंगे, जैसे कि स्टेम से लटका हुआ, पत्तियों से लटका हुआ, या कुछ रूटेड प्लांट्स की पत्तियों से लटका हुआ, या कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इमर्ज्ड है फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे मिट्टी है और मिट्टी में कोई पत्थर पड़ा है, थोड़ा उभरा हुआ बाहर निकला हुआ है मिट्टी से पत्थर, तो उससे चिपके हुए मिलेंगे। यूजुअली sessile algae and their associated group of animals fall in this group. Generally sessile algae इसमें सम्मिलित की जाती है और कुछ एसोसिएटेड ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं वह इस में सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा प्रकार है प्लैंक्टॉन्स का। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लैंक्टॉन्स के अंदर जो है माइक्रोस्कोपिक जो है पेड़ पौधे और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी आते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को कहेंगे जूप्लैंक्टन। फाउंड इन ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, यह सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को और जूप्लैंक्टन कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को। एक्सेप्ट सर्टेन स्विफ्ट मूविंग वाटर्स, सिर्फ जो है जो धीरे धीरे बहता हुआ पानी होता है उसमें नहीं पाए जाते हैं। द लोकोमोटरी पावर ऑफ द प्लैंक्टन्स is limited so that their distribution is controlled. लोकोमोटरी पावर जो है यानी उसके तैरने की जो क्षमता है या लोकोमोशन की जो प्लैंक्टन की क्षमता है इज लिमिटेड सो दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल, ताकि उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन पानी के अंदर यानी कितनी दूरी तक वह एनिमल्स पाए जा सकते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। लार्जली बाय करंट्स इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम, जनरली यह एक्वेटिक इकोसिस्टम की करंट की बात हो रही है। प्लैंक्टन्स आर डिविजिबल इनटू फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट्स चीफली एल्गी आती है इसमें नोन एज फाइटोप्लैंक्टन, और सेकंड पार्ट है प्लैंक्टन्स का, दूसरा भाग है एनिमल्स का, प्राइमरीली क्रस्टेशियंस एंड प्रोटोजोन्स नोन एज जूप्लैंक्टन। Most phytoplankton and zooplanktons are capable, however, of at least some movement. हालांकि फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स कुछ हद तक जो है एटलीस्ट सम मूवमेंट, उनका थोड़ा सा मूवमेंट जो है ज़रूर देखने को मिलता है। सर्टेन जूप्लैंक्टन्स आर एक्सट्रीमली एक्टिव एंड मोर रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंसेस। कुछ जूप्लैंक्टन्स जो है वह एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं एंड मोर रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंसेस, यानी वह बहुत दूरियां भी तय करते हैं। कंसिडरिंग देयर स्मॉल साइज बट दे आर सो स्मॉल दैट देयर रेंज इज स्टिल लार्जली कंट्रोल्ड बाय करंट्स। वह इतने छोटे, हालांकि जो है वह दूरियां तय करते हैं पर उनकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि उनका मूवमेंट जो है जनरली वह करंट के द्वारा पानी के बहाव से ही कंट्रोल होता है। चौथा प्रकार है नेक्टॉन। दिस ग्रुप कंटेन्स एनिमल्स विच आर स्विमर्स। नेक्टॉन्स वो होते हैं जो जनरली स्विमर्स होते हैं यानी तैरने वाले। द नेक्टॉन्स आर रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल एज दे हैव टू ओवरकम द वाटर करंट। नेक्टॉन्स जो है वह तुलनात्मक बड़े होते हैं और इतने थोड़ा पावरफुल होते हैं, थोड़े उनमें ताकत होती है, दैट दे ओवरकम द वाटर करंट, यानी बहते पानी को वह ओवरकम यानी बहाव को वह झेल लेते हैं। द एनिमल्स रेंज इन साइज फ्रॉम स्विमिंग इंसेक्ट्स। इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो जनरली स्विमिंग इंसेक्ट्स आते हैं which may be only about 2 millimeter long to the largest animals that have lived on earth, namely the blue whale. The animal range in size from the swimming insects, यह इसमें नेक्टॉन्स के अंदर बहुत जो है
छोटे स्विमिंग इंसेक्ट्स जो 2 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, वहाँ से लेके जो ब्लू व्हेल है, लार्जेस्ट एनिमल जो पानी में पाया जाता है, वहाँ तक इसकी रेंज है नेक्टॉन्स की। अब पांचवा प्रकार है बेंथोस। द बेंथोस और द बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज found living in or on the bottom of benthic regions of the water mass. Benthos या बेंथिक ऑर्गेनिजम्स वह होते हैं जो कि एकदम पानी के तले पर रहते हैं, जिसको कि बेंथिक रीजन कहते हैं वाटर बॉडी का, वाटर मास का। जो बेंथिक या बॉटम जो होता है, तला जो होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को बेंथोस या बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ एडेप्टेशंस टू द एनवायरनमेंट। इनके अंदर कई प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं वातावरण को लेके। द रीजन फॉर दिस इज दैट द बॉटम इज द मोर हेट्रोजीनस हैबिटेट, क्योंकि बॉटम जो है, तला जो है, वो हेट्रोजीनस हैबिटेट होती है उनमें। देन ईदर द ओपन वाटर और द सरफेस ऑफ दिस diversity is reflected in the organism. Practically every aquatic ecosystem contain well developed benthos. अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रत्येक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पूर्ण रूप से वेल डेवलप्ड बेंथोस पाए जाते हैं। द एडेप्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द बेंथिक कम्युनिटी रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द बॉटम। जो रूपांतरण ऑर्गेनिज्म में बेंथोस के अंदर जो रूपांतरण पाए जाते हैं या बेंथिक कम्युनिटी में जो रूपांतरण पाए जाते हैं, वह इस बात को शो करते हैं कि बॉटम का कंपोजिशन क्या है, यानी बॉटम के अंदर किस तरह की कंपोजिशन है, इट्स स्टेबिलिटी और टेंडेंसी टू शिफ्ट एंड इट्स डेप्थ। इसकी यह जो है कंपोजिशन स्टेबल रहेगा या टेंडेंसी शिफ्टिंग की है, एंड इट्स डेप्थ जो है वह भी शिफ्ट होती रहती है। इस तरह से यू शुड रियलाइज, तो ऊपर दिए गए डायग्राम में जो है सभी तरह के ये पांचों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है देखने को मिल रहे हैं। न्यूस्टॉन्स जो टॉप लेयर ड्वेलर्स होते हैं, यानी कि एयर सरफेस इंटरेक्शन पे, इंटरफेस पे पाए जाएंगे। नेक्टॉन्स जो हैं वो स्विमर्स होते हैं, और पेरीफाइटॉन्स जो हैं वह किसी सरफेस से चिपके हुए पाए जाएंगे, चाहे स्टेम हो, चाहे कोई लीफ हो, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो नीचे मड में से बाहर निकला हुआ है, दैट इज पेरीफाइटॉन्स। और प्लैंक्टॉन्स दो प्रकार के होते ही हैं, प्लैंक्टॉन्स जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। और लास्टली बेंथोस जो कि तले में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो सभी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। You should realize, however, that each system has certain unique characteristics despite there being a common factor. Water in all the aquatic ecosystems are similar limiting factor and life forms. There are three types of typical aquatic ecosystems, namely the freshwater, brackish water, marine water, and brackish water. All vary in depth, size, gradient of light penetration, temperature, amount of dissolved oxygen, etc., which are responsible for a particular type of environment and biota, and hence a specific type of ecosystems. Now, factors limiting the productivity of the aquatic habitat. Sunlight and oxygen are the two most important limiting factors of the aquatic ecosystem. दो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दो फैक्टर्स, दैट इज फर्स्ट फैक्टर इज सनलाइट और दूसरा है ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन। This distinguishes them from the terrestrial ecosystem where moisture and temperature are the main limiting factors. यह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से यूं भिन्नता रखता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मॉइस्चर और टेम्परेचर
जो है वह मेन लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं. We will now consider some of the important limiting factors which exert controlling influence on productivity of the aquatic ecosystem. कुछ हम लिमिटिंग फैक्टर्स लेंगे जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं. नेमली सनलाइट, ट्रांसपेरेंसी, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन. यह मुख्य चार जो हैं फैक्टर्स हैं. सनलाइट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर for water body since light rapidly diminishes as it passes down the column of the water. सनलाइट मुख्य लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि जैसे जैसे लाइट जैसे जैसे पानी में हम नीचे जाएंगे लाइट नीचे डिमिनिश होती जाती है, यानी लाइट जो है कम होती जाती है वाटर बॉडी में. द अपर लेयर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम up to which light penetrates and within which photosynthetic activity is confined forms the photic zone. यानी कि वह अपर लेयर है, ऐसी अपर लेयर एक्वेटिक इकोसिस्टम की जहाँ तक कि लाइट पेनिट्रेट करती है, विद इन विच फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जारी रहती है. इसको हम कहते हैं, इस जोन को हम फोटिक जोन कहते हैं. द डेप्थ ऑफ दिस जोन डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर. डेप्थ, गहराई जो है इस जोन की, यानी यह फोटिक जोन कितना गहरा होगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि पानी में ट्रांसपेरेंसी कितनी है. सेकेंड फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन. It is indirectly related to turbidity. ट्रांसपेरेंसी जो है वह प्रभावित करती है लाइट पेनिट्रेशन को, और लाइट पेनिट्रेशन डिपेंड करेगी टर्बिडिटी पे कि कितना टर्बिड है, यानी मैला कितना है पानी, उसके अंदर अशुद्धियाँ कितनी है पानी में, उस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट पेनिट्रेट करेगी या नहीं. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स such as clay, silt and phytoplankton make the water turbid. Suspended particles यानी जो घुलनशील पार्टिकल्स हैं पानी में, जैसे कि क्ले, मिट्टी, सिल्ट भी मिट्टी से थोड़ा कोर्स होता है, एंड फाइटोप्लैंक्टन जो कि पानी में है, वह इस पानी को टर्बिड बना देते हैं, यानी मैला या धुंधला बना देते हैं, कॉन्सिक्वेंटली लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन. और इसका नतीजा यह होता है कि लाइट पेनिट्रेशन को ये लिमिट कर देते हैं, एक सीमा तक ही लाइट एंटर हो सकती है. एंड दिस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन अ सिग्निफिकेंट वे. और इस तरह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी जो है लिमिट हो गई है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की भी लिमिटेशन हो गई है. नेक्स्ट है टेम्परेचर. द वाटर टेम्परेचर चेंजेस लेस रैपिडली देन द टेम्परेचर ऑफ एयर. वाटर का टेम्परेचर जो है वो बहुत धीरे उसमें चेंजेस आते हैं, जबकि बनस्पत की टेम्परेचर ऑफ द एयर, हवा में बहुत ही जल्दी टेम्परेचर को लेकर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बिकॉज वाटर हैज़ अ कंसिडरेबली हायर स्पेसिफिक हीट देन एयर. क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, इस वजह से एयर बंद बीच को फालतू में बोले जा रही हूँ मैं. The temperature because considerably higher specific heat than air, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हायर होती है एयर से, इस वजह से. That is, larger amount of heat energy must be added to or taken away from the water to raise or lower its temperature. क्योंकि पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगेगी, तब वह टेम्परेचर उसका राइज होगा, और लोअर करने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ठंडक बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वह टेम्परेचर लो होगा. सिंस वाटर टेम्परेचर्स आर लेस सब्जेक्ट टू चेंज,
वाटर टेम्परेचर्स, इसलिए पानी के अंदर टेम्परेचर बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट फॉलोज दैट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस, और यही कारण है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो है टॉलरेंस जो है, यानी उनको सहन शक्ति नैरो टेम्परेचर रेंज ही होती है उनकी सहन शक्ति की। एज अ रिजल्ट इवन स्मॉल चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर आर अ ग्रेट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और यही कारण है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वह सर्वाइव नहीं कर पाते अगर पानी के जो है टेम्परेचर में बदलाव अगर तेजी से आए तो। अब है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन दी dissolved oxygen. Oxygen is the terrestrial oxygen in the terrestrial ecosystem occurs in the atmosphere along with other gases in a certain fixed concentration. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यह एटमॉस्फेयर में पाई जाती है दूसरे गैसेस के साथ में इन अ फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन, एक निश्चित जो है कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की। हाउएवर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में यह पानी में घुलित पाई जाती है। वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन वेरीज कॉन्स्टेंटली, जहाँ पर कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है लगातार चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्रेश वाटर, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर। यानी कि जो है इसकी सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता पानी में जो है चेंज होती रहती है, और यह इस बात से प्रभावित होती है कि ऑक्सीजन बाहर से कैसे कितनी जो है इनपुट है उसका और आउटपुट उस ऑक्सीजन का कितना है पानी में। इन फ्रेश वाटर द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 0.0010%। तो फ्रेश वाटर के अंदर सामान्य कॉन्सेंट्रेशन, सामान्य सांद्रता डिजॉल्व ऑक्सीजन की 0.0010% होती है। ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 10 पार्ट्स पर मिलियन और 10 ppm by weight, which is 150 times lower than the concentration of oxygen in an equivalent volume of air। और यह 150 टाइम्स जो है कम है उसकी सांद्रता, जो कि इक्विवेलेंट एयर के अंदर, इक्विवेलेंट ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एयर, उसकी बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर अगर लें तो 150 टाइम्स कम सांद्र होती है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन इज फाउंड इन वाटर्स इन डिजॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन जनरली डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है पानी में। इट एंटर्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम थ्रू द एयर वाटर इंटरफेस। जहाँ एयर वाटर इंटरफेस होता है, यानी एयर जहाँ पानी से मिल रही है उसके द्वारा ही ये पानी में डिजॉल्व होती है। एंड बाय द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। और दूसरा, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं पानी में, उनके द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है उसके द्वारा पानी में ऑक्सीजन घुलती है। Therefore, the quantity of dissolved oxygen present in the ecosystem depends on the rate at which these two processes occurs। यानी किस दर से ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यानी एक तो एयर के द्वारा पानी में कितनी घुल रही है ऑक्सीजन, और दूसरा फोटोसिंथेटिक और प्लांट्स उसमें कितने हैं या कितनी ऑक्सीजन वह छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टर्बुलेंस that occurs in waterfalls
as well as wave activity that occurs in the open water increase the rate of oxygen transfer from air to water. जो कि झरना जो होता है उसके द्वारा या जिस पानी वाटर बॉडी में जो है लहरें बहुत ज़्यादा उठ रही है उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा पाई जाती है. The transfer of oxygen is also affected by the surface area of the waterway. ऑक्सीजन जो है इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि वाटर बॉडी का सरफेस एरिया कितना है. अ वाइड शैलो सेक्शन ऑफ द रिवर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर देन अ नैरो डीप सेगमेंट. यानी ऐसे रिवर जो बहुत ज़्यादा चौड़ी है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी बनस्पत की एक नैरो नैरो जो है डीप सेगमेंट है, बहुत गहरा है लेकिन चौड़ा कम है. Further, the quantity of oxygen that is produced per unit area due to the photosynthesis is related directly to the density of the aquatic plant that are present in water. Dissolved oxygen escapes the water body through the air-water interface and through respiration of organisms. अब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में है उसकी कमी किसके द्वारा आती है? वाटर बॉडी के अंदर जो है एयर वाटर इंटरफेस से एंड थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से. यानी एयर वाटर इंटरफेस से ऑक्सीजन बाहर भी निकलती रहती है और दूसरा रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स का हो रहा है उससे भी जब ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, जैसे कि फिशेस, डिकम्पोजर्स एंड जू प्लैंक्टन्स एक्सेट्रा. The amount of soluble in warm water, the amount of dissolved oxygen retained in water is also influenced by temperature, as oxygen is less soluble in warm water. जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में पाया जाता है यह टेम्परेचर से भी प्रभावित है, क्योंकि जब गर्म पानी वार्म वाटर होगा यानी पानी का तापमान जब ज़्यादा होता है तो उसमें ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है. वार्म वाटर ऑल्सो एनहेंसेस डीकम्पोजर एक्टिविटी. गर्म पानी जो है वो डीकम्पोजर एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है. यानी ऐसे डीकम्पोजर्स जो पानी में पाए जाते हैं वह अगर उनकी एक्टिविटी वार्म वाटर में ज़्यादा होती है. देयरफॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीजेज द रेट एट विच ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम वाटर. तो जैसे जैसे हम वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके साथ में रेट एट विच ऑक्सीजन डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर. तो इस तरह से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी वाटर बॉडी का तो ऑक्सीजन जो है वाटर से डिप्लीट होती रहेगी. इन सर्टेन इंस्टांसेस large population of decomposers remove nearly all the dissolved oxygen. अगर डिकम्पोजर्स की लार्ज पॉपुलेशन हो जाए तो वह सारी डिजॉल्व ऑक्सीजन को समाप्त कर देते हैं इन सरफेस वाटर्स सच एज लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. तो ज़्यादातर जो लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स से हैं उनमें डिकम्पोजर्स जो है वह अगर लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है उनकी तो वह डिजॉल्व ऑक्सीजन को समाप्त कर देंगे थ्रू रेस्पिरेशन, और यह क्रिया रेस्पिरेशन के द्वारा होगी. Such situations are more likely to occur during the late summer. इस तरह की परिस्थिति जो है गर्मियों के लेट गर्मी में, यानी गर्मी जब चरम सीमा से आगे बढ़ जाती है उस समय ऐसा देखने को मिलता है. when low stream flow and high water temperatures reduce the level of dissolved oxygen even more. तो लो स्ट्रीम जब जो है वो बहुत ही गहरी स्ट्रीम नहीं है, बहुत ही लो स्ट्रीम है, वो फ्लो कर रही है और हाई टेम्परेचर है तो उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल ही रिड्यूस कम हो जाती है. व्हेन द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल फॉल्स बिलो 3 to 5 ppm मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू डाई. तो जब
3 से 5 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है तो ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। Classification of the freshwater ecosystem. Freshwater ecosystem depends on the terrestrial ecosystem for large quantities of organic and inorganic matters which are constantly added into them by the communities growing on nearby land. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वह पूर्ण रूप से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर डिपेंड है जो है फॉर द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ज़्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के लिए जो है वह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे डिपेंड होता है क्योंकि विच आर कॉन्स्टेंटली एडेड इनटू देम बाय द कम्युनिटीज ग्रोइंग ऑन नियर बाय लैंड। जो पास में ग्रो करने वाली कम्युनिटीज़ है वे कॉन्स्टेंटली इनऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर को कंटिन्यूसली जो है फ्रेश वाटर बॉडी में ऐड करते रहते हैं। इसलिए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे डिपेंड रहता है। The freshwater ecosystems can be conveniently divided into two main divisions. Freshwater ecosystems को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। lentic फ्रॉम लेनिस का मतलब होता है काम और स्टैंडिंग और बेसिन सीरीज इकोसिस्टम यानी खड़ा पानी यानी जो है खड़ा पानी खाली काम वाटर। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिविजन्स आर लेक्स पॉन्ड्स पूल्स स्वैम्प्स मार्शेस एक्सेट्रा यानी बहता हुआ पानी नहीं। लैंटिक वाटर यानी कि विदाउट फ्लोइंग जो फ्लो नहीं कर रहा है खड़ा है पानी यानी स्टैंडिंग वाटर और बेसिन्स। सेकंड पार्ट है लोटिक वाटर्स। लोटस मीन्स वॉश्ड यानी बहता हुआ और रनिंग और चैनल सीरीज इकोसिस्टम यानी रनिंग वाटर या चैनल जो चैनल्स बनाए हुए हैं उनमें बहता है पानी तो इस तरह का इकोसिस्टम लोटिक इकोसिस्टम कहलाता है और लैंटिक इकोसिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवीजन आर रिवर्स स्ट्रीम्स स्प्रिंग्स एक्सेट्रा। रिवर्स स्प्रिंग्स और स्ट्रीम्स इसमें लोटिक में आते हैं, लोटिक डिवीजन में आते हैं। These two freshwater ecosystems have been extensively treated in the following two sections, lentic and lotic.